पाओलो कोयलो के शहरा आफाक नावल अलकेमिस्ट का उर्दू सकाफती कालिब चरवाहा मुतरज्जिम मोहम्मद ज़की किरमानी। इंतसाब आहे शरफशा और नफ्स शोलवार के नाम। मेरे अजीज़, तुम्हारी जुनूखेजी की आबियारी में हमने शफाफियत को पामाल न होने दिया था, लेकिन जब काफिला आगे बढ़ा तो वही हुआ इसका मर्द ज़ईफ़ को ख़तरा था। शफाफियत कुर्बान हुई और तुम नुकसान अजीम कर बैठे। हालांकि तुम्हारे जुनून को देखकर कायनात की क़ुव्वतें तुम्हारी हमरकाब होने को थी, लेकिन सदशुक्र आजमाइश और इब्तला तुम्हारे जुनूखेजी को मुतासिर न कर सकी और हमारे सर बुलंद रहे। पाओलो कोयलो की अलकेमिस्ट रऊफ़ ने मुझे तोहफ़तन दी और मैंने जाना कि हिकमत व दानाई पर किसी की इजारादारी नहीं। ये एक खूबसूरत किताब है। इसके बुनियादी तसव्वुरात फ़िक्र तसव्वुफ़ से मुस्तार हैं, तो मुमकिन है कि दानिश यासर को तस्लीम न हो, लेकिन इनकी सच्चाई से कोई असर कभी इनकार न कर सका। जदीद माशरती इर्तका में तजर्बा व तज़्ज़िये की हैसियत बजा, लेकिन मशाहिदे के ज़रिए अलामात को पहचानने और मुक़द्दर की तलाश में उनकी रहनुमाई से इनफरादी कामयाबी की ज़मानत मिलती रही है। और क्या अजब कि इज्तिमाई मुक़द्दरों के इर्तकाई सफ़र में भी उनका कोई रोल हो, और आज का इंसान वो चीज़ पाले जिसके खो जाने का एहसास तो उसे शदीद है, लेकिन उसे पहचान सकने की सलाहियत से वो महरूम हो गया है। चरवाहा इसी किताब से मुस्तार है, जिसमें ममासलत इत्तफ़ाक़ी और तसर्रुफ़ात दानिस्ता है। जब वो अपनी भेड़ों के गले के साथ उस कदीम और वीरान चर्च में आराम की खातिर रुका तो हर तरफ शाम के साए उतर रहे थे। चर्च की निफ्स छत बहुत पहले ही गिर चुकी थी और जहाँ पहले कभी मुकद्दस मुकाम हुआ करता था, वहाँ इंजीर का एक बड़ा दरख्त अपनी जगह बना चुका था। रात गुजारने के लिए जगह मुनासिब है, उसने सोचा, और भेड़ों को अंदर हका लाया। चर्च के बोसीदा दरवाजे को एक बड़े से तख्ते से बंद करना भी जरूरी था कि रात में भेड़ें बाहर भटक सकती थी। इस इलाके में भेड़िए तो नहीं थे, लेकिन एक बार जब एक भेड़ भटक कर बाहर निकल गई थी तो पूरी रात उसे तलाश करते करते गुजरी थी, जब से वो जरा मोहतात हो गया था। लड़के ने अपनी जैकेट उतारी और उससे ज़मीन साफ करके लेट गया, और अभी जो किताब उसने ख़त्म की थी सर के नीचे रख ली। आइंदा ज़रा मोटी किताब लूँगा, उसने सोचा। मोटी किताबें एक तो देर में ख़त्म होती हैं और दूसरी एक अच्छे तकिए का काम भी देती हैं। आँख खुली तो भी अंधेरा था और टूटी हुई छत से तारों भरा आसमान नजर आ रहा था। कुछ देर और नींद रहती तो अच्छा होता, उसने सोचा। आज भी उसे वही ख्वाब नजर आया था जैसा हफ्ते भर पहले देखा था, और आज भी ख्वाब खत्म होने से पहले ही उसकी आँख खुल गई थी। उठ खड़ा हुआ और डंडी लेकर भेड़ों को जगाना शुरू कर दिया, जो शायद अभी तक नींद में थी, लेकिन उसके जागते ही ज़्यादातर भेड़ों में कुछ हलचल सी पैदा हो चुकी थी। उसे महसूस होता था कि उसका वजूद भेड़ों से ख़ास किस्म की तिरस्माती तवानाई से बंधा हुआ है। उनसे उसका रिश्ता गुज़िश्ता 20 सालों पर मुहित था, जब से वो पानी और चारे की तलाश में उन्हें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लिए लिए फिरता रहा था। भेड़ें मेरी आदी हो गई हैं, उन्हें मालूम है कि मैं कब क्या करूँगा, वो दिल ही दिल में अपने आप से बोला। या शायद मैं ही उनसे इस कदर मानूस हो गया हूँ कि उनके अतवार अब मेरे लिए मुहिम्मा नहीं रहे। सब भेड़ें एक साथ नहीं जागी थी, कुछ तो अभी तक सो रही थी। लड़के ने उन्हें अपनी डंडी से ठोंका देकर जगाया। उसने हर भेड़ को एक नाम दे रखा था और वही नाम लेकर हर एक को जगा रहा था। उसे यकीन था कि भेड़ें उसकी ज़बान समझती हैं। चुनांचे अक्सर औक़ात वो उनके दरमियान बैठकर किताबों के दिलचस्प किस्से उन्हें सुनाया करता। कभी वो उन्हें ये बताता कि कोई चरवाहा कब तन्हाई महसूस करता है और क्या बात उसे खुश कर देती है। कभी कभी वो रास्ते में गुजरते हुए किसी वाक़े पर अपने तासुरात का भी इजहार करता और भेड़ों को उसमें शरीक करता। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से उसका मौजू सिर्फ एक ही था। वो उस लड़की का तस्करा बार बार करता जिसे उसने गुज़िश्ता साल देखा था, और अब उस लड़की का गांव सिर्फ चंद रोज के फासले पर था। वो एक ताजिर की बेटी थी और लड़के के किसी दोस्त ने उससे गुज़िश्ता साल बताया था कि ताजिर ज़रा शक्की मिजाज है, ऊन अपने सामने कटवा कर खरीदता है। चुनांचे वो अपनी भेड़ें दुकान पर ही ले गया था।
क्या ऊन की जरूरत है? लकी ने ताजिर से पूछा। दुकान में भीड़ ज्यादा थी। ताजिर ने कहा कि दोपहर से पहले फुर्सत न हो सकेगी, जरा इंतजार करना पड़ेगा। लड़का दुकान की एक सीढ़ी पर बैठ गया और थैले से एक किताब निकाल कर पढ़ने लगा। चरवाहे पढ़ना जानते हैं क्या? पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की के उंदलिसी खदोखाल, लहराते स्याह बाल और गहरी आंखें किसी हद तक मोरिश मुसलमान फातिहीन की याद ताज़ा करती थी। मैं किताबों से ज़्यादा अपनी भेड़ों से सीखता हूँ, उसने जवाब दिया था। कुछ 2 घंटे तक वो बैठे बातें करते रहे। उसका बाप तजारत करता है और गांव की ज़िंदगी में हर रोज़ एक जैसा ही होता है, लड़की ने उसे बताया। लड़के ने उसे उस इंदलिस के उन मुख्तलिफ इलाकों के बारे में बताया जहाँ जहाँ वो रुका और ठहरा था। अब तक वो ज़्यादातर भेड़ों से ही हम कलाम होता था, लेकिन इस तजर्बे में बड़ी लज्जत थी। तुमने पढ़ना किससे सीखा? लड़की ने गुफ्तगू के दौरान पूछा। जैसे सब लोग सीखते हैं, उसने कहा, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम पढ़ना जानते हो तो चरवाहे क्यों हो? जवाब से बचने की खातिर लड़के ने मुँह ही कुछ कहा। उसे यकीन था कि लड़की उसके जवाब को कतई न समझ पाएगी। लड़का मुख्तलिफ इलाकों के वाक़यात और कहानियाँ सुनाता रहा और लड़की की चमकदार मूरी आँखें कभी खौफ और कभी ताज्जुब से फैलती रहीं। वक्त गुजरता गया। लड़के ने सोचा कि काश ये दिन कभी ख़त्म न हो, उसका बाप मसरूफ़ रहे, चाहे मुझे 3 दिन तक उसका इंतजार करना पड़े। उसे लगा कि वो किसी बिल्कुल नए तजर्बे से गुजर रहा है। उस जैसा एहसास आज से पहले कभी ना हुआ था। काश वो उसी जगह हमेशा रह सकता। ये आपमूसी बालों वाली लड़की आने वाले दिनों के तसव्वुर को बिल्कुल तब्दील किए डाल रही थी। लेकिन ताजिर को बहरहाल फुर्सत मिली और वो आया और लड़के से कहा कि 4 भेड़ों के ऊन काट दे, रकम अदा की और अगले साल आने के लिए कहा। और अब वो उस गांव के सिर्फ 4 रोज के फासले पर था। अपने जज्बों में बढ़ती हुई तपिश तो उसे महसूस हो ही रही थी, लेकिन अब एक नादीदा खौफ भी शामिल हो चला था। कहीं ऐसा न हो कि वो लड़की उससे भूल गई हो। उसने सोचा, जाने कितने चरवाहे अपनी ऊन बेचने के लिए यहाँ से गुजरते होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने एक भेड़ से जैसे कहा हो, और जगहों पर दूसरी लड़कियां भी तो हैं। लेकिन उसका दिल जानता था कि फर्क तो पड़ता है। उसे पता था कि चरवाहे हों या माहीगीर और फरोशकार, उनके लिए कोई न कोई जगह ऐसी ज़रूर होती है जहाँ पहुँचकर वो अपने तन्हा अय्याम में गुजारी तमाम खुशियों को भूल जाते हैं। दिन निकल आया था। चरवाहे ने अपने भेड़ों को सूरज की सुन चलने के लिए मोड़ दिया। उसने सोचा कि जानवर एक ऐसा वजूद है जिसे कोई फैसला करना ही नहीं होता। शायद इसीलिए ये भेड़ें मेरे करीब ही रहना पसंद करती हैं। भेड़ों के लिए कोई चीज़ अगर अहमियत की हामिल थी तो सिर्फ पानी और चारा था, और लड़के को मालूम था कि जब तक वो इंग्लिश की बेहतरीन चरागाहें तलाश करता रहेगा, ये भेड़ें उसकी दोस्त रहेंगी। तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब तक फैला हुआ हर दिन उनके लिए एक जैसा ही था। किताबों और उनके मुताले से भेड़ों का कोई ताल्लुक न था। वो उससे भी बेपरवाह थी कि किन किन शहरों से और मकामात से गुजरती रही हैं। उन्हें तो पानी और चारे से मतलब था, और इसके एवज़ वो ऊन देने में खासी मुखय्यत थी। जी हाँ, अपनी रफ़ाकत भी और कभी कभी अपना गोश्त भी। लकी ने सोचा कि अगर वो एक देव हो जाए और एक एक करके इन भेड़ों को फाड़ डाले तो आधी खत्म हो जाएंगी, तब भी सबको मालूम न हो सकेगा कि क्या हो रहा है। वो इस हद तक मुझ पर एतमाद करती है कि अपनी फितरी जिबिल्लत को काम में लाना ही भूल गई है, और उन्हें ज़रूरत ही क्या है, खाने पीने के जस्तजू में ही उनकी जिबिल्लत मुतहर्रिक होती है। तो वो ज़रूरत मैं तो पूरी कर ही रहा हूँ, लड़का सोचता रहा। अचानक वो बड़ा बदहवास सा हो गया। ये अजीब गरीब ख्यालात उसके जहन में क्यों करा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चर्च पर आशिक का असर हो गया हो? शायद इस वजह से ही वही ख्वाब मुझे बार बार नजर आया था, और इसी वजह से अपनी वफा शवार मासूम भेड़ों के तई इस किस्म के ख्यालात जहन में आ रहे हैं। उसे लगा कि उसे थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। गुज़श्ता रात खाने से बच रहा था। उसने जैकेट बदन पर अच्छी तरह कस ली और चलने की तैयारी करने लगा, क्योंकि चंद घंटे के अंदर सूरज अपने उरूज पर होगा और गर्मी इतनी शदीद होगी कि भेड़ों के गले को लेकर मैदान से निकल जाना महाल हो जाएगा। गर्मियों में दिन के वक्त तमाम इंदलिस सोता है। रात आने तक गर्मी और ये भारी जैकेट उसके कंधे पर लटकी रही। वो शिकायत भी कैसे कर सकता था कि इस भारी जैकेट ने उसे सुबह की सर्दी से महफूज भी तो रखा था।
تبدیلی بھی شاید انسانی ضرورت ہے، اس کے لیے تیار ہی رہنا چاہیے۔ اس جیکٹ کے وزن پر اس بھری گرمی کے پس منظر میں غور کرنے لگا، دونوں ضروری لگے اور اس کا دل شکر کے جذبے سے معمور ہو گیا۔ جیکٹ کا وجود کسی مقصد کے لیے تھا، اور اسی طرح لڑکے کی زندگی بھی۔ لڑکے کی زندگی سفر سے عبارت تھی، اور گزشتہ 2 سالوں میں اس نے اندلس کے مختلف مقامات دیکھ لیے تھے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس ملاقات میں دم پہنچ کر وہ لڑکی کو بتائے گا کہ ایک معمولی چرواہے نے کس طرح پڑھنا سیکھا تھا۔ بتائے گا کہ جب وہ 16 سال کا تھا تو اسے ایک مکتب میں داخل کر دیا گیا تھا۔ والدین کی تمنا تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک راہب بنے اور ایک معمولی کسان خاندان کے لیے فخر کا باعث ہو۔ اس کے والدین بڑی شدید محنت کرتے تھے، محض پیٹ بھرنے کے لیے، بالکل ویسے ہی جیسے بھیڑیں پانی اور چارے کے لیے جگہ جگہ پھرتی رہتی ہیں۔ مکتب میں اس نے لاطینی اور ہسپانوی زبان کے علاوہ دینیات بھی پڑھی تھی، لیکن بچپن ہی سے اسے دنیا دیکھنے کا شدید خواہش تھی۔ یہ خواہش اس کے نزدیک خدا کو ماننے اور گناہ و ثواب کے علم سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اور ایک بار جب وہ والدین سے ملنے گیا تو ہمت جٹا کر اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کر ڈالا کہ وہ پادری نہیں بننا چاہتا، بلکہ سفر کر کے دنیا کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔